हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी। आई एम प्रीति सांगवान और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था जो पनिशमेंट से रिलेटेड था, यानी कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 13 तक हम बीएनएस का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर 3 की तरफ जो रिलेटेड है जनरल एक्सेप्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन 14 से लेके 44 तक इसमें फॉल करेंगे और जिसमें दो तरह के जनरल एक्सेप्शंस बेसिकली हम पढ़ेंगे। वैसे तो ब्रॉडली तो सारे के सारे जो पढ़ेंगे वो जनरल एक्सेप्शंस ही हैं, लेकिन अगर इनको डिवाइड करना चाहें तो हम दो पार्ट्स में इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो पहला तो है नॉर्मल जो एक्सेप्शंस के रूल हैं, जो है सेक्शन 14 से लेके 33 तक। और अगर हम बात करें सेक्शन 34 टू 44 की, तो ये मेनली रिलेटेड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? प्राइवेट डिफेंस का मतलब है जब आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी और की लाइफ को बचाने के लिए या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए सामने वाले को हार्म कोज करते हो या फिर उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करते हो, तो जो अक्यूज्ड है जिसने ऑफेंस एक्चुअल में कमिट किया उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं इस चीज को डिफेंड करना चाह रहा था, मैं अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, मैं अपना खुद का जीवन बचाना चाह रहा था, मुझे खतरा हो रहा था। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्राइवेट डिफेंस में फॉल करेंगे। जब हम करेंगे सेक्शन 34 टू 44, तो ये वाला एरिया हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जब भी जनरल एक्सेप्शन की बात आती है, जनरल एक्सेप्शन होते क्या है? जनरल एक्सेप्शन होते हैं कि देखो, हमने पढ़ा कि बीएनएस में कोई भी एक्ट अगर आप ऐसा करते हो जो बीएनएस के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करता है तो लायबिलिटी बनती है, ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाते हो और उसके बाद उसकी जो पनिशमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट क्या करता है? पनिश करता है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की जिसमें इंसान को कंप्लीटली एग्जेम्पशन मिल जाता है लायबिलिटी से। उसने ऑफेंस तो किया है, लेकिन जो सिचुएशंस थी, जिन परिस्थितियों में उसने वो ऑफेंस कमिट किया, वो इस तरह की परिस्थितियां थी जिनको लॉ मान के चलता है कि अगर इन सिचुएशंस में जो दे रखे हैं जनरल एक्सेप्शंस में, अगर इन सिचुएशंस में कोई इंसान ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द सेक्शन जब हम देखेंगे जनरल एक्सेप्शंस के, वो स्टार्ट होंगे नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी कि ओपनिंग वर्ड्स मेनली ये रहेंगे नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी कि कुछ भी ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा अगर इस तरीके से एक्ट किया गया हो। अगर हम नॉर्मली देखते तो वो चीज ऑफेंस की कैटेगरी में जा रही थी, लेकिन जैसे ही उस पर जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई होंगे, कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती है उस पर्सन को, उस अक्यूज्ड को जिसके खिलाफ ये प्रूव हो चुका है कि इसने ये ऑफेंस किया है। ठीक है, जब भी जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जनरल एक्सेप्शन को पढ़ेंगे सेक्शन 3 क्लोज 1 के साथ। ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। होता क्या है, जैसे किसी इंसान ने दूसरे को ग्रीवियस हर्ट कोज किया है, क्लियर है, प्रूव हो गया कि इसने ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कोज किया है, लेकिन उसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि जब ग्रीवियस हर्ट कोज किया है ए ने, तो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है जिसको पता ही नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए को जनरल एक्सेप्शन में ए फॉल कर जाएगा कि उसका अनसाउंड माइंड है, उसको अपने एक्ट्स का पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि जो उसने ग्रेवियस हर्ट कोज किया है उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। या फिर जैसे किसी छोटे बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने कोई ऐसा क्राइम किया है, किसी को चोट मार दी है, तो उसमें भी क्या होगा, उस पर डॉली इनकम का जनरल एक्सेप्शन लग जाएगा, उसकी इम्यूनिटी 0 हो जाएगी, यानी कि उसका किया हुआ एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जनरल एक्सेप्शंस में बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस दे रखी हैं कि इन स्थितियों में अगर किया गया है तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। कई बार हम ऑफेंडर को पढ़ते हैं कि ऑफेंडर अगर इस तरह का है और उसने कोई ऑफेंस किया है, तो जैसे कि मैंने बच्चे का एग्जांपल लिया, अनसाउंड माइंड पर्सन का एग्जांपल लिया। और अगर सिचुएशंस की बात करें तो सिचुएशन, अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट के टाइम पे, एक्सीडेंट कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है और उस टाइम पे एक्सीडेंट की वजह से कोई ऑफेंस हो जाता है, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। उसी तरह से हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी पढ़ेंगे, उन सिचुएशंस में भी अगर कोई इंसान ऑफेंस करता है तो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। तो कई बार जो आपको एक्सेप्शन मिलेगा वो बहुत बार तो हम देखेंगे कि ऑफेंडर बेस्ड रहेगा, कि ऑफेंडर की सिचुएशन इस तरह की थी, वो अनसाउंड माइंड था या फिर इंटॉक्सिकेटेड था या फिर वो चाइल्ड था या फिर वो 7 से 12 साल की एज का था लेकिन इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का था। इस तरह के कई बार तो ऑफेंडर को टारगेटेड आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे और कई बार सिचुएशंस टारगेटेड आपको
जनरल एक्सेप्शंस मिलते हैं, और बाकी तो प्राइवेट डिफेंस मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्लोज 1 जब हमने पढ़ा तो ये क्या कह रहा था, सेक्शन 3 क्लोज 1 आपका बता रहा था कि जब भी हम बीएनएस पढ़ेंगे, थ्रू आउट बीएनएस कोई भी पीनल प्रोविजन है या उसके साथ दी हुई कोई भी इलस्ट्रेशन है, वो सब्जेक्ट टू रहेगी किसके, जनरल एक्सेप्शंस के। दो, ऐसा बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा हर एक ऑफेंस के साथ। ठीक है, जैसे कि किसी ने मिसचीफ ऑफेंस किया या फिर मिसचीफ ऑफेंस आपका बीएनएस में दिया हुआ है, तो उसके साथ ऐसा तो नहीं है कि 14 से लेके 44 तक के सारे सेक्शन उसके एक्सेप्शन में लिखे हुए हैं। ठीक है, या फिर किसी पर्सन ने किसी को क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, या फिर किसी पर्सन ने किसी को गाली दी, उसके साथ भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हर सेक्शन के साथ, ये पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल है तो फिजिबल नहीं है ऐसा करना कि हर सेक्शन के साथ, हर ऑफेंस के डेफिनेशन के साथ आप सारे के सारे जनरल एक्सेप्शंस वाले क्लॉज लिखेंगे। इसलिए जब बीएनएस फ्रेम किया गया या फिर आईपीसी जब फ्रेम किया गया था, तो क्या किया गया कि एक स्पेसिफिक चैप्टर बना दिया गया जनरल एक्सेप्शंस का, और एक जनरल डिक्लेरेशन आपका सेक्शन 3 क्लोज 1 में दे दिया गया है कि जब भी आप किसी ऑफेंस को पढ़ेंगे, किसी पेनल प्रोविजन को पढ़ेंगे या उससे अटैच्ड इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, तो आपने ये अज्यूम कर लेना है कि इसके साथ जनरल एक्सेप्शंस अटैच्ड है। ये वाला डिफेंस मिल हर एक ऑफेंस के साथ मिल सकता है, हालांकि उसके साथ स्पेसिफिकली उस ऑफेंस के साथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेक्शन 3 क्लोज 1 कनेक्ट कराता है किसी भी ऑफेंस को जनरल एक्सेप्शंस के साथ। क्लियर है? अब होता क्या है, जब एविडेंस की बात करते हैं, जब ट्रायल की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जब भी ट्रायल स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे। ठीक है, अब ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या करेंगे, ये तो क्लियर है कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट किसी भी क्रिमिनल केस को एस्टैब्लिश करेगा, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस हैं वो इस हद तक सफिशिएंट होने चाहिए कि बियॉन्ड डाउट कोर्ट के दिमाग में ये आए कि हाँ, यही पर्टिकुलर पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। जैसे ही प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट प्रूव कर देगा, उसके बाद क्या होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है शिफ्ट कर जाता है किस पे, डिफेंस पे। ठीक है, अब डिफेंस एविडेंस होंगे, डिफेंस ये बताएगा कि मैंने ऐसा किया था या नहीं किया था। वो इस फेवर में हो सकता है एविडेंसेस दे कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं, और हो सकता है वो किसी जनरल एक्सेप्शन का एविडेंस दे कि हाँ मैंने किया था लेकिन इन सिचुएशन में किया था, हाँ मैंने किया लेकिन प्राइवेट डिफेंस में किया। ठीक है, तो जब भी हम जनरल एक्सेप्शन की बात करते हैं तो उसके साथ हम पढ़ते हैं सेक्शन 108 बीएसए को, या फिर अगर एविडेंस एक्ट की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 105 उसमें फॉल करता था। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी कोर्ट के सामने ट्रायल हो रही होती है किसी भी क्रिमिनल केस की, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ये मान के चलता है, जैसे ही प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस एस्टैब्लिश होते हैं बियॉन्ड डाउट, तो कोर्ट ये मान के चलता है कि उस सिचुएशन में कोई भी जनरल एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं था, यानी कि ये मैंडेटरी है कि कोर्ट आपके अगेंस्ट प्रिज्यूम करके चलेगा। कोर्ट हमेशा अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रिज्यूम करके चलेगा जनरल एक्सेप्शन के केस में। कोर्ट खुद से ये नहीं मानेगा कि हो सकता है, यानी कि जब प्रोसिक्यूशन पे, ठीक है, प्रोसिक्यूशन पे एक बर्डन है कि उसको ये प्रूव करना है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ था, बियॉन्ड डाउट उसको प्रूव करना है, बहुत हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद अगर डिफेंस को ये बताना चाह रहा है कि मैं जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट फिर भी प्रोसिक्यूशन को ये कहेगा कि चलो आप प्रूव करो कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है। सेक्शन 108 बीएस से क्या कहता है कि जब भी जनरल एक्सेप्शन की बात आती है तो जनरल एक्सेप्शन प्रूव करने की ड्यूटी किसकी है, अक्यूज्ड की है। जो जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाह रहा है, डिफेंस की ड्यूटी है। प्लस एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट अब्सेंस ऑफ जनरल एक्सेप्शन प्रिज्यूम करके चलेगा। कोर्ट आपको सपोर्ट तो करेगा ही नहीं कि प्रोसिक्यूशन से प्रूव करा दिया, चलो मैं आपके फेवर में ज्यूम कर लेता हूँ अक्यूज के फेवर में, और प्रोसिक्यूशन पे बर्डन डाल दो कि आप बताओ कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा था, या आप प्रूव करेंगे कि अनसाउंड माइंड नहीं था जिस टाइम पे वो एक्ट कमिट किया गया, या आप प्रूव करोगे कि वोलेंट्री इंटॉक्सिकेशन नहीं था। कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट को जैसे ही बियॉन्ड डाउट अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया फर्स्ट स्टेज पे, उसके बाद कोर्ट ये मान के चलेगा, कोर्ट शेल प्रिज्यूम, यानी कि एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है कि कोर्ट ये मान के चलेगा कि वहां पे कोई जनरल एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर कोर्ट ने ऐसा मान लिया तो केस किसके अगेंस्ट जा रहा है, डिफेंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसका रहेगा, डिफेंस का रहेगा, और डिफेंस की ड्यूटी है कि वो ये प्रूव करे कि कोई जनरल एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है।
ठीक है। और स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस पे रहेगा, क्योंकि जब भी कोर्ट आपके कॉन्ट्रेरी एज्यूम कर लेता है तो हम क्या मानते हैं कि जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रिज्यूम किया है कोर्ट ने उस पे स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। क्लियर है? तो हम जब भी जनरल एक्सेप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 3 क्लोज 1 बीएनएस के साथ प्लस सेक्शन 108 बीएसए के साथ हम इसको पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस के जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है उन पे आते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? एक्ट ऑफ ए पर्सन बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। होता क्या है, ये सेक्शन 14 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस। ओपनिंग लाइन वही है, नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस की कैटेगरी से निकाल दिया किसको? अगर कोई ऑफेंस इन सिचुएशन में होता है, हुआ तो ऑफेंस है, लेकिन नथिंग इज एन ऑफेंस, वो एक्ट ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया, ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया। जैसे ही जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस, ऑफेंस की कैटेगरी से बाहर। ठीक, तो ये सेक्शन 14 क्या कहता है? एक्ट ऑफ ए पर्सन बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ एक वर्ड का। जहां पे सेक्शन 14 में बाउंड वर्ड यूज हुआ है, वहीं पे सेक्शन 17 में जस्टिफाइड वर्ड यूज हुआ है। बस इतना सा फर्क है। ये इतना सा फर्क किस चीज पे इफेक्ट डालता है आप समझिए। बाउंड बाय लॉ क्या होता है और जस्टिफाइड बाय लॉ क्या होता है, दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है। बाउंड बाय लॉ क्या है? बाउंड बाय लॉ का मतलब है जहां पे लीगल ड्यूटी है। ठीक है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर बाउंड बाय लॉ है कि अगर उसकी प्रेजेंस में कोई क्राइम होता है तो वो उसको अरेस्ट करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा उस क्राइम को कि ये ना हो, वो बाउंड बाय लॉ है। लीगल ड्यूटी हो ना, वो क्या कहलाएगा? बाउंड बाय लॉ। और अगर उस ड्यूटी को नहीं फुलफिल किया जाता तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है? एक्शन हो सकता है, कोई पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, तो बाउंड बाय लॉ में एक मैंडेटरी ड्यूटी होती है, एक लीगल ड्यूटी होती है जिसको परफॉर्म करना उस सामने वाले पर्सन की ड्यूटी है। ठीक है, अगर परफॉर्म नहीं करता तो क्या माना जाएगा कि उसने अपनी कोई ना कोई इलीगल एक्ट किया है, अपनी ड्यूटी से अगर वो डेविएट कर रहा है इसका, और उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है कि उसने वो पर्टिकुलर ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, तो हम कहेंगे कि वो पर्सन बाउंड बाय लॉ था। ठीक है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर का मैंने एग्जांपल लिया कि अगर उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि उस ऑफेंस को रोके या फिर उस जो ऑफेंडर है उसको अरेस्ट कर ले। यहां तक समझ आ रहा है? तो बाउंड बाय लॉ में क्या हो जाएगा? जहां पे लीगल ड्यूटी है और जो पर्सन है उसका मैंडेटरी है उसको वो ड्यूटी परफॉर्म करना, अगर नहीं करता तो वो लॉ का वॉयलेशन माना जाएगा, कि लीगल ड्यूटी का वॉयलेशन माना जाएगा। ठीक है, और जस्टिफाइड बाय लॉ की हम जब बात करते हैं तो जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब है कि आपने कोई एक्ट किया, आप बाउंड नहीं थे उस एक्ट को करने के लिए, आपने कोई एक्ट किया है और उस एक्ट को आप जस्टिफाई कर सकते हो लॉ के जरिए कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मेरे दिमाग में ये चीज थी। ठीक है, तो बाउंड बाय लॉ में मैंडेटरी ड्यूटी है, जस्टिफाइड बाय लॉ में ड्यूटी नहीं है, अगर आपने कोई एक्ट कर दिया लेकिन लॉ उसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, जब एग्जांपल लेंगे तो दोनों चीजें अलग अलग समझ में आएंगी। दूसरी चीज हमने यहाँ पे समझना है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दो चीजें होती हैं। और इंडिया की ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपका एक्सक्यूजेबल है और मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। कोई भी पर्सन इंडिया में ये डिफेंस नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल वो कोई लीगली इनकेपेबल पर्सन है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, कोई माइनर है, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज अगर एक कोई अडल्ट पर्सन है, साउंड माइंड पर्सन है, सेन पर्सन है, तो वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकता, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि लॉ की नॉलेज हर कॉमन पर्सन को है। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल गजट में आपका कोई लॉ निकल के आता है, जैसे ही प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है और पब्लिक में उस लॉ को सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो लॉ ये मान के चल देता है कि हर पर्सन को, हर सिटीजन को जिसपे लॉ अप्लाई हो रहा है, या फिर आउट ऑफ इंडिया का कोई पर्सन है, एनआरआई है, या फिर कोई फॉरेनर है जो इंडिया में आ गया, तो हम ये ज्यूम करके चलेंगे कि उसको भी इंडिया के लॉ की नॉलेज है। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ है। ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है? अब सेक्शन 14 पे आते हैं कि एक्ट ऑफ ए पर्सन बाउंड बाय लॉ, या तो एक पर्सन है
जो किसी एक्ट को करने के लिए बाउंड है, ठीक है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, वो बाउंड नहीं है लेकिन कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसके दिमाग में है जिसकी वजह से उसको लगता है कि मैं इस काम को करने के लिए बाउंड हूं, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। लॉ का मिस्टेक उसके दिमाग में नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स का मिस्टेक है जिसकी वजह से उसको लगता है कि मैं इस काम को करने के लिए बाउंड हूं, लीगली बाउंड हूं। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? अब ये क्या कहता है कि इन गुड फेथ अगर उसने वो काम कर दिया, किसी पर्सन को अगर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसा लगा कि मैं ये काम करने के लिए बाउंड हूं, चाहे वो एक्चुअल में है भी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसके बाद उसको गुड फेथ में ऐसा लगा है कि मैं इस काम को करने के लिए बाउंड हूं। अब गुड फेथ क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 11 में हमने पढ़ा था कि नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो गुड फेथ में मतलब विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन होता है, ट्रायल होती है, प्रोसिक्यूशन ये एस्टैब्लिश कर देता है कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया है। उसके बाद वो पर्सन ये कहता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये सिचुएशन ऐसे है और मैं तो बाउंड बाय लॉ था ये करने के लिए। सेकंड चीज उसको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि मैंने गुड फेथ में ऐसा किया, मतलब एक जो रीजनेबल पर्सन कोई भी काम को करते टाइम जो केयर देता है, जो अटेंशन वहां पे देता है, वो भी आपने दी थी और उसके बाद आपने वो काम किया और वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर गया, तो सेक्शन 14 आपको निकाल देता है वहां से। लेकिन आपको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, या तो आप बाउंड बाय लॉ थे या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको लग रहा था कि आप बाउंड बाय लॉ हो, प्लस आपका गुड फेथ। एक कोई पुलिस ऑफिसर है और सामने से एक मॉब आ रही है, बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। सीनियर जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है, वो उसको कमांड देता है कि इन पे फायर कर दो, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपके दिमाग में या आपकी नॉलेज में उस शहर में आपको पता है कि ऑलरेडी दंगे फसाद हो रखे हैं, ठीक है। आपने गुड फेथ में आपने पूरी केयर ली, आपने अटेंशन लगाई कि हाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उधर से ही आ रहे हैं जिस तरफ से दंगे वगैरह हो रहे हैं, ठीक। आपने क्या किया? सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो किया क्योंकि आप बाउंड बाय लॉ थे उसको करने के लिए, ठीक है। आपने उनमें मतलब उन लोगों पर गोली चला दी, किसी की डेथ हो जाती है, मर्डर का आप पे चार्ज लग जाता है, तो होगा क्या? आप सेक्शन 14 का डिफेंस मांगते हैं। तो पहली चीज तो आपने कहा कि मैं बाउंड बाय लॉ था इस काम को करने के लिए, क्यों? क्योंकि आप पुलिस की ड्यूटी में है, प्लस आपका सीनियर ऑफिसर आपको कमांड दे रहा है, आपको लगा कि ठीक है, प्लस आपने गुड फेथ में ऐसा किया है। अगर कोई बहुत शांत आदमी वहां पे आ रहे हैं, दो तीन लोग जो भजन गाते हुए आ रहे हैं, और फिर पुलिस ऑफिसर आपका सीनियर आपको कमांड देता है कि इन पे गोली चला दो, और आपने गोली चला दी क्योंकि आपको लगा कि मैं बाउंड बाय लॉ टू डू इट, ठीक है। सीनियर ने ऐसा कहा, मेरे को करना पड़ा, मेरे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कहा तो मुझे करना पड़ा, ठीक है, आप बाउंड बाय लॉ हो, क्लियर। क्या आपने गुड फेथ में काम किया? नहीं किया। गुड फेथ में मतलब आपने अपनी रीजनेबलनेस भी तो लगाई होगी ना कि इन पे अगर मैं शूट कर रहा हूं तो क्या ये जायज है या नाजायज है, ठीक है। तो जब भी सेक्शन 14 का डिफेंस कोई पर्सन सीख करता है तो दोनों ही चीजें उसकी होनी चाहिए, बाउंड बाय लॉ टू डू इट, या फिर है नहीं वो बाउंड बाय लॉ, उसको मिस्टेक, जैसे कि कोई पर्सन आता है और वो आके ये कहता है कि मैं आपके ऊपर इस रैंक का ऑफिसर हूँ, चाहे वो उस एरिया में है भी नहीं या फिर एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर है भी नहीं, वो पर्सोनेट कर रहा है किसी और पर्सन को, लेकिन आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, ठीक है। आपको लगा कि ठीक है वो जिस तरह से दिखा रहा है, जो ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से अथॉरिटी मांगने लग जाओगे कि दिखाइए आपकी अथॉरिटी है कि नहीं है। उस तरह जिस तरह से उसका कंडक्ट था, जिस तरह से उसने मिस रिप्रेजेंट किया खुद को, तो आपको भी लगा कि ये सीनियर पुलिस ऑफिसर है और उसने कमांड किया कि सामने वाली भीड़ में जो दंगे फसाद कर रही है इन पे आप गोली चला दो, आपने चला दी। तो ठीक है, आप कहोगे कि बाउंड बाय लॉ तो नहीं थे क्योंकि वो तो एक्चुअल में सीनियर पुलिस ऑफिसर था ही नहीं, लेकिन क्या आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा नहीं लगा कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं ऐसा करने के लिए? प्लस गुड फेथ में आपने काम किया है कि सामने दंगे फसाद हो रहे थे तो ठीक है उस भीड़ को कंट्रोल करना था कैसे भी करके, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 14 का डिफेंस मिल जाएगा। दो इंग्रेडिएंट आपको प्रूव करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो या तो आप बाउंड बाय लॉ थे या फिर बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको लगा कि आप बाउंड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए,
मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या मतलब है? आपका कोई क्लीग है जो आप जैसे रैंक पे ही है, वो आपको कमांड देता है, आपको लगा, आपने कहा कि मेरे को तो लगा कि इसकी कमांड भी मुझे फॉलो करनी है, ये आपका मिस्टेक ऑफ लॉ है, आपको पता ही नहीं है क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है जो मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से होती हैं। सिर्फ वही अलाउड है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से होती है, और आपको लगा कि ठीक है, ये मैं इस काम को करने के लिए बाउंड हूँ, प्लस गुड फेथ में आपने वो किया, विद ड्यू केयर एंड अटेंशन आपने वो काम किया है, तो सेक्शन 14 का डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम सेक्शन 17 की बात करें तो ये बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ की, यानी कि लॉ से जस्टिफाइड है या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको लगता है कि जस्टिफाइड है आप ऐसा करने में। एक पुलिस अधिकारी है कि उसको वारंट मिलता है कि जाके एक्स को अरेस्ट करना है, उसने अड़ोस पड़ोस में पूरा पता किया और उसको किसी ने बताया कि जो वाई है वो ही एक्स है। ठीक है, उसने 2-3 लोगों से पूछा, यानी कि गुड फेथ में काम किया, गुड फेथ तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। मैंने कहा कि सिर्फ एक वर्ड की हेरफेर है, उसमें बाउंड है, यहाँ पे जस्टिफाइड है। ठीक, तो उसने गुड फेथ में काम किया कि उसने 2-3 लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की कि ये पर्सन कौन है, सबने कहा कि एक्स है और एक्चुअल में वो वाई था। आपने उसको अरेस्ट कर लिया, कल को वो आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस डाल देता है, हेबिस कॉर्पस की रिट डाल देता है, या जो भी एक्शन वो लेता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूं। जस्टिफाइड बाय लॉ क्यों हो? कि वारंट आपके पास है। ठीक है, आपने अगर एक्स को अरेस्ट किया है तो आपका एक्शन है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। सेकेंडली, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आपने एक्स की जगह पे वाई को अरेस्ट कर लिया, तो वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आप जस्टिफाइड बाय लॉ। जैसे हम पढ़ेंगे, जब बीएनएसएस में पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए बी को मार रहा है, आप वहां से जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, ए को एकदम से पकड़ लिया और पुलिस ऑफिसर के सामने उसको लेके गए, थाने में आप ले जाते हो उसको। ठीक है, वहां जाके आपको पता लगता है कि वो तो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, एक्चुअल में हो उल्टा रहा था कि बी ने ए को मारा था। अब ए कहता है कि मेरे तो गलत तरीके से इसने मुझे रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो वो पर्सन है, जो एक प्राइवेट पर्सन है जो वहां से गुजर रहा था, जिसने उस लड़ाई में देखा और एक को वो लेके पुलिस स्टेशन चला जाता है, उस पर्सन के पास सेक्शन 17 का डिफेंस है। क्यों? उसको लगा कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूं, भले ही वो फैक्ट्स अलग तरीके के थे कि वो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, लेकिन उसने गुड फेथ लगाया कि हाँ, उसने देखा है कि इसको मार रहा है, जो केयर नॉर्मली हम लगाते हैं कि कौन किसको मार रहा है। ठीक है, एक रीजनेबल पर्सन इतना ही दिमाग लगाता है, और उसके बाद उसको मतलब वो जस्टिफाइड बाय लॉ खुद को क्यों समझ रहा है? क्योंकि बीएनएसएस ने उसको पावर दे रखी है, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअल में जस्टिफाइड था नहीं, लेकिन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हुआ कि वो जस्टिफाइड हो गया। एक्चुअल में ए नहीं मार रहा था, ए तो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था। ठीक है, तो सेक्शन 14 और 17 को हम साथ साथ पढ़ते हैं, जो आईपीसी के सेक्शन 76 और 79 होते थे। ठीक है, इनको इनकी इलस्ट्रेशन जब आप पढ़ोगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत कुछ टिपिकल इसमें नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 15 पे, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई जज काम कर रहा है कब? जब वो जुडिशियली काम कर रहा है, यानी कि वो एज ए जज कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके पास भी एक डिफेंस होता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज एक्टिंग जुडिशियली। वो जज है और जज अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर रहा है, तो वो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह काउंट होगा। लेकिन जब वो जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास डिफेंस रहेगा किसका? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर गिवन टू हिम बाय लॉ। लॉ ने उसको कोई पावर दी है और उस पावर को एक्सरसाइज करके वो कोई काम करता है, और सामने वाला कहता है कि मेरे खिलाफ ये ऑफेंस हुआ है। ठीक है, जज ने किसी के खिलाफ वारंट इशू कर दिया, लॉ ने पावर दे रखी है, उस पर्सन को पकड़ के लाया जाता है और बाद में पता लगता है कि उसने तो ऑफेंस किया ही नहीं था, तो क्या उस जज के खिलाफ एक्शन हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेक्शन 15 बीएनएस का डिफेंस है। ठीक है, तो या तो उसको पावर लॉ ने दे रखी है, या फिर उसको गुड फेथ में लगता है कि उसको पावर दे रखी है लॉ ने, एक्चुअल में पावर थी नहीं। मान लो कोई आउटर जुरिस्डिक्शन का पर्सन था, ठीक है, लेकिन उस जज के पास सफिशिएंट रीजन है कि मैंने अपना गुड फेथ में काम किया था, मैंने ड्यू केयर एंड अटेंशन लगाई थी, लेकिन मुझे लगा कि इस पर्सन के लिए मैं वारंट इशू कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी जज ने वाइल डूइंग या फिर वाइल एक्टिंग जुडिशियली कोई इस तरह का काम किया, जो लॉ ने उसको पावर दे रखी थी वो काम करने की, या फिर एक्चुअल में पावर दे नहीं रखी थी उस पर्टिकुलर काम की, लेकिन उस जज को गुड फेथ लगाने के बाद भी, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन देने के बाद भी उसको लगा कि ये पावर मेरे पास है, और उसने कोई काम वैसा कर दिया या फिर वैसा कोई ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि एक्चुअल में होता क्या है कि वो ऑर्डर गलत प्रूफ हो जाता है।
और वो पर्सन जज के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है, तो जज के पास कंप्लीट डिफेंस है सेक्शन 15 का। ठीक है, जब भी जज कोई केस को डिसाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है, दोनों तरह की पावर उनके पास होती है, वो ठीक भी डिसाइड करते हैं, वो गलत भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपील का प्रोविजन किस लिए है कि हो सकता है जो लोअर कोर्ट है उसने ढंग से डिसाइड ना किया हो, वो गलत भी डिसाइड कर सकता है। जज के पास जब पावर है किसी चीज को डिसाइड करने की कि तो उसका अपना वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है, और वो सामने वाले को, एक पार्टी को तो ऑब्वियसली डिसीजन गलत लगेगा। ठीक है, तो जज के खिलाफ इस तरह के कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये जजेस का प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ बीएनएस तक कन्फाइंड रहेंगे, सेक्शन 15 इस पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 16 पे। एक्ट डन इन परस्यूएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट का कोई जजमेंट था, कोर्ट का कोई ऑर्डर था। अब वो जजमेंट या ऑर्डर किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने के रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, किसी पर्सन को कन्फाइन करने के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर कहीं पे सर्च करने के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर मान लो डेथ सेंटेंस कोर्ट ने दे दी है, तो जो हैंग्समैन है वो क्या करेगा, सामने वाले को उस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करेगा, हैंग करेगा। तो ये सारा कुछ जो एक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इन परस्यूएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो रहा है। अब जो पर्सन है जिसने, मान लो किसी जज ने उसको ऑर्डर दिया कि आप जाके सामने वाले के घर पे ही नोटिस लगा दो। ठीक है, अब वो पर्सन जाता है वहां पे नोटिस लगाने, और एक्चुअल में होता क्या है कि वो नोटिस लगाना अलाउड नहीं था, या फिर उसमें कोई फ्लॉज था, और उस पर्सन के खिलाफ सामने वाला एक्शन लेना चाह रहा है, या फिर ये कह लो कि वो ये कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास किया, या कुछ भी उस पर्सन को कह रहा है। तो क्या उस पर्सन ने जो एक्ट किया था इन परस्यूएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट किया था? बिल्कुल किया था। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑफेंस या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो किया जाता है इन परस्यूएंस टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या फिर वारंटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की परमिशन है, उसके साथ कोर्ट का बैक है, किसी जजमेंट का फोर्स है या फिर किसी ऑर्डर का फोर्स है, और उसके परस्यूएंस में कोई ऐसा एक्ट किया गया, और कब किया गया, इफ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर इज इन फोर्स, अगर वो जजमेंट या ऑर्डर ऑलरेडी रिवोक हो चुका है, रिवर्स अपेलेट कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो जो पीछे वाले जजमेंट और ऑर्डर है क्या वो फोर्स में रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि जो एक्शन किया गया है वो इन परस्यूएंस ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट किया गया है। सेकंड चीज, कब किया गया है? जब तक वो जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में है। अगर वो जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में नहीं है तो ऐसा कोई एक्शन मान्य नहीं होगा। सेकंड थिंग क्या कह रहा है, नोट विद स्टैंडिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ये जरूरी नहीं है कोर्ट की जुरिसडिक्शन है या नहीं है, लेकिन गुड फेथ में जो आदमी ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया जा रहा है, जिसने एक्चुअल में वो एक्ट किया है, उसको गुड फेथ में ऐसा लगना चाहिए कि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। ये प्रोवाइजो टेस्ट है। पहली चीज क्या है कि जो एक्ट किया गया वो इन परस्यूएंस टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट किया गया। ठीक है, सेकंड बात क्या कह रहा है कि वो एक्ट कब किया गया, जब तक वो जजमेंट और ऑर्डर इन फोर्स था। जैसे कि अगर वारंट दिया है, किसी को अरेस्ट करने जाता है कोई भी पर्सन, वारंट किसी भी ऑफिस मतलब प्राइवेट पर्सन को भी दिया जा सकता है वैसे तो वारंट की एक लिमिट होती है कि कब तक फोर्स में रहेगा, कि जब तक या तो वो एग्जीक्यूट कर लिया जाए या फिर कोर्ट उसको रिवोक कर ले। तो वारंट पे काम कब तक किया जा सकता है? जब तक वो एक्चुअल में फोर्स में है। क्लियर है? तो सेकंड कंडीशन क्या है कि वो ऑर्डर या जजमेंट जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो वो उस टाइम पे फोर्स में होना चाहिए। और थर्ड जो चीज है वो ये कह रहा है कि हालांकि डिपेंड नहीं करता कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन थी या नहीं थी। ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपको लगना चाहिए, प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि जिसने एक्शन किया है उसको लग रहा था कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। और लगने का मतलब ये नहीं कि मैंने कहा कि मेरे को तो लगा, नहीं, गुड फेथ में आपने थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाया जो एक रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन लगाता है, और उसके बाद आपको लगा कि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, और फिर आप उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, फिर आप उसकी जजमेंट के बेस पे कोई एक्शन ले रहे हैं, और उस एक्शन के खिलाफ जब आपके पास एक्शन होता है तो सेक्शन 16 आपको डिफेंस दे देता है। क्लियर है? तो ये सेक्शन 13, 14 सॉरी 14, 15, 16, 17 चार सेक्शन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो जनरल एक्सेप्शन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।